नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट में हैं श्री चंद्रशेखर जी पारा सर, जो भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक जयपुर राजस्थान रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका आज के इंटरव्यू पॉडकास्ट में। नमस्कार आपको। जी। तो सबसे पहले सर, आप अपना व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से आपकी यात्रा रही। देखिए, नाम आपने बता दिया। मैं मूलतः भीलवाड़ा ज़िले में कोटड़ी, जो आजकल चार भुजानाथ का बहुत बड़ा धाम है, वहाँ मेरी जन्मभूमि है। मेवाड़ क्षेत्र से आता हूँ और मेरी शिक्षा मैं भीलवाड़ा ज़िला, शाहपुरा, उदयपुर और अहमदाबाद अहमदाबाद से मैंने नगर नियोजन के जो अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स डिग्री की है, जिसको एमटेक के इक्विवेलेंट डिग्री है। और उसके बाद में मेरा जो है राजकीय सेवा का कार्य प्रारंभ होता है। तो 1981 से मेरी राजकीय सेवा शुरू हुई है। मेरी प्रथम नियुक्ति जो है कोटा शहर में हुई और उसके बाद में अलग अलग स्थानों पर मेरा पदस्थापन होता रहा और अलग अलग कार्य जो भी मुझे मिले और उसको विभागीय जो भी दायित्व दिए उस हिसाब से करता रहा। और इस दौर के बीच में सर, सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा रहा, जहाँ अलग अलग फील्ड में या अलग अलग सेक्टरों में आपकी यात्रा या जर्नी रही, तो उसमें। देखिए, चूँकि एक सरकारी अधिकारी का जो क्रम रहता है कि जैसे मैंने मान लो ज्वाइन किया है, मैं सहायक नगर नियोजक के रूप में, बाद में पदोन्नति होकर उपनगर नियोजक बना, उसके बाद में वरिष्ठ नगर नियोजक बना, अतिरिक्त नगर नियोजक बना, डायरेक्टर जेडीए और डायरेक्टर जोधपुर विकास प्राधिकरण का भी दायित्व मैंने निभाया। तो अलग अलग टाइप की चुनौतियाँ जब मैं सेवा में आया ही था, तो शहर का जो नगरीय स्वरूप है, मतलब उस समय 40 साल पहले की जो बात है, नगरीयकरण की रफ्तार की गति बढ़ने लगी थी। 1981 के आसपास के दौर में गति बढ़ने लगी, माइग्रेशन शहरों की तरफ भी बढ़ने लगा, छोटे नगर बड़े होते जा रहे थे, बड़े नगरों की और संख्या बढ़ती जा रही थी। तो चुनौती आई कि जो नियोजन की रफ्तार थी, उस रफ्तार से प्लानिंग की रफ्तार नहीं थी या नियोजित योजनाओं की जो गति थी नहीं थी। तो उस समय कन्वर्जन का जो है 81 रूल्स जो हमारे आए थे, जो कृषि भूमि पे जो आबादियाँ बस जाती थी, तो उसके नियोजन पहले हो जाए और उसी हिसाब से हो। तो मुझे कोटा में काफ़ी छोटे नगरों से लेकर बड़े संभाग था पूरा हमारे पास, तो उसमें हमको छोटे छोटे नगरों में जाने को मिलता, देखने को मिलता, सीखने को मिलता। और जो केवल जो ज़मीन भूमि के जो भी नक्शे आते थे, उनको हम नगरीय मानदंड के अनुसार उसको करके उनको अप्रूव करके नगर पालिकाओं के माध्यम से हम उनको देते थे। उसमें उस समय क्या होता था कि तकनीकी नॉलेज भी लोगों का, क्योंकि तकनीकी हैंड बहुत सी बात नगर पालिकाओं के पास कुछ भी नहीं होते थे। उनके पास सामान्य लिपिक वर्ग होता था या थोड़ा सा प्रशासनिक अनुभव वाले अधिशासी अधिकारी होते थे, पर उनके पास कहीं कहीं कनिष्ठ भिन्नता भी नहीं होते थे या नाप चोप करने वाले भी नहीं होते थे। तो उस समय बड़ी दिक्कत होती थी और टेक्नोलॉजी का तो खैर अभाव था ही और संसाधनों का भी अभाव हुआ था। नगर पालिकाओं के पास उस समय बहुत छोटे संसाधन थे। चुंगी हुआ करती थी, चुंगी की कहीं कम आती थी, खर्चे ज़्यादा हुआ करते थे। तो उस समय का दौर तो इस टाइप से था और यूँ धीरे धीरे जो आगे रफ्तार बढ़ती गई, पद का दायित्व बढ़ता रहा, तो उसके साथ साथ आपको कार्य करने की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती गई। तो सर, इतनी लंबी जर्नी में एक ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या निर्णय जिसे आज आप उपलब्धि के तौर पे देखते हैं, तो ऐसा क्या रहा होगा सर आपकी यात्रा में। देखिए, यूँ तो चुनौतियाँ, ये नगरीय नियोजन एक ऐसा विषय है कि रोज़ चुनौतियाँ आती हैं, कभी कभी एक दिन में अनेक चुनौतियाँ आ जाती है। पर इसको अगर आपके एक सामान्य जानकारी के लिए अगर बताऊं, तो जब मेरा पदस्थापन जोधपुर हुआ था, तो माउंट आबू जो है हमारा एक ही हिल स्टेशन है और बहुत प्रमुख हिल स्टेशन है। और राजस्थान जैसे, जिसको आम आदमी बहुत गर्म प्रदेश ही मानता है, हमारे यहाँ का बड़ा ठंडा प्रदेश है, हम उसको राजस्थान का कश्मीर कह सकते हैं। तो वहाँ चूँकि उसको इको सेंसिटिव जोन, जो पारिस्थितिकी रूप से बड़ा संवेदनशील, उसका नोटिफिकेशन निकल चुका था और सुप्रीम कोर्ट में कहीं याचिकाएं वहाँ लग गई थी, एसएलपीज लग गई थी। तो उस पर बहुत दबाव था कि आपको प्रकृति को, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को और जितनी भी वहाँ पुरानी स्पीसीज़ हैं, वनस्पति है, वहाँ की जैविक जो भी खजाना है, उन सबको भी आपको ध्यान में रखते हुए नगर नियोजन करना है।
और नगर नियोजन का मतलब चूँकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक आबादी के लिए वहाँ उसको हम इन्वेसिव टाउन प्लान नहीं बना सकते, उसको जनसंख्या बढ़ोतरी का नगर नहीं बना सकते। हमको जो है उसको कैसे मेंटेन करते हुए हम कैसे जो आवश्यक मूलभूत जो सुविधाएं होती है, पानी का है, आपका स्ट्रॉम वाटर वेस्ट है, निकासी है, या वहाँ का टूरिज़्म का एक महत्वपूर्ण वहाँ का जो कारक है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो उसमें कम समय में हमको ऑब्जेक्शन सजेशंस लेने थे, उनको मौके पे जाके ग्राउंड चेकिंग करनी थी। और ग्राउंड चेकिंग में समस्या क्या होता है कि अब तक हमने जितने भी काम किए हैं, तो हमारे जो प्लान होते हैं वो 2D होते हैं ना, नाप चौप जो लिखा हुआ है इसमें, वहाँ चूँकि पहाड़ी होने के कारण वो नाप चौप एक स्लैंटिंग होने के कारण, ढलाव होने के कारण डायमेंशंस में भी फ़र्क आता है, और इस टाइप का उसको 3D मैप को आप 2D में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो कई चीज़ें हमको वहाँ जाके चेक भी करनी थी, समझनी भी पड़ती थी, और स्थिति को देख के हमको निर्णय करना पड़ता था। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खनन या बहुत ज़्यादा पेड़ को काटना, छाँटना चूँकि अनुज्ञेय नहीं था, तो जो भी स्वीकृतियाँ चाहते थे, हर वहाँ तो हर आदमी चाहते थे कि हमारी होटल हो जाए, हमारा घर भी हो जाए, या हमारा प्रतिष्ठान हो जाए। तो जुडिशियली उसको वेट करके, उसको समझ के, और जो भी हमारे वहाँ के प्रति जो भी नियम कानून है उसको समझते हुए, और वहाँ के जो पुराने जितने भी जो भी क्या कहना चाहिए, जो फाइलें थी जिसमें ब्रिटिश टाइम्स के काफ़ी गाइडलाइंस थी, उनको समझते हुए और उसी भावनाओं को आदर करते हुए हमने उसको उस प्लान को फाइनल किया, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप हमने समय पे उसको प्रस्तुत किया, और वो आज उपलब्ध है। तो सर एक अच्छे शहर की पहचान क्या होती है, और आज जो मास्टर प्लान बनाए जाते हैं शहरों के लिए, वो भविष्य की ज़रूरतों के देख के बनाए जाते हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बनाए जाते हैं सर? देखिए, जब हम अच्छे शहर की बात करते हैं तो वास्तव में हमको एक आदर्श शहर नज़र आता है। जी। चौड़ी सड़कें हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, समय पे हमको आवागमन का साधन मिल जाए, सस्ता मिल जाए, सुरक्षित मिल जाए, सुलभ मिल जाए, ये हम आदर्श परिस्थिति देखते हैं। पर वास्तविकता इससे थोड़ी-सी भिन्न है, और वास्तविकता भिन्न के साथ-साथ वास्तविकता में गैप बढ़ता जा रहा है, और उसकी जो है क्या कहना चाहिए, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, और वो ज़्यादा इंटेंसिटी कहीं-कहीं समस्याओं के रूप में उभरती जा रही है। तो आदर्श के रूप में तो कोई है नहीं। हम अगर राजस्थान का उदाहरण छोड़ दें, चंडीगढ़ का हम नाम सुनते हैं कि ये नियोजित शहर है ना? अब वहाँ चूँकि एक खुला स्थान उपलब्ध था, उस समय के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जो भी नगर नियोजक जो विश्व स्तर में जो अच्छे थे, ली कार्बोइजर साहब और उनकी पूरी टीम को उनको बुलाया, और उनको बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। और अगर शहर की बात करते हैं तो हम हमारे शहर को कैसे भूल सकते हैं? जयपुर, पिंक सिटी, और इस गुलाबी शहर का तो विश्व में नाम है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, चूँकि आपने अच्छे शहर की बात की, इससे सुंदर शहर हो नहीं सकता, क्योंकि इससे इस शहर के बारे में हमारे लोग जो ढूंढाड़ी और हमारी यहाँ की लोकल जो भी लैंग्वेज है, उसमें कहीं गीत हैं, उसके कहीं मुहावरे हैं कि आपने जयपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना? तो इस टाइप की जहाँ होती है, और यहाँ के जो विद्वानों में न केवल फारसी, संस्कृत और हिंदी में अच्छे से अच्छे शहर की शान में अच्छे कुछ लिखे हुए हैं, बहुत कुछ लिखा गया है जयपुर के बारे में। तो जयपुर चूँकि एक ऐसा शहर है जिसको पैदा होने से पहले वहाँ के नक्षत्र देखे गए थे, वहाँ की कुंडली बनाई गई थी, वहाँ की जन्मपत्री बनाई गई थी, और उसी के हिसाब से इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसकी प्रथम आधारशिला जो आज गंगापोल है, जी। वहाँ इसकी आधारशिला रखी गई थी। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान जो है पौंडरिक जी को राजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय, जो अपने आप में कई भाषाओं और कई विषयों के जानकार थे, अपने आप में वो एक क्या कहना चाहिए, उस समय की शख्सियत थे। उन्होंने अपने यहीं से नहीं, देश से नहीं, विदेशों से भी जो अपने हुनर में जो माहिर लोग थे, उनको जयपुर में बुलाया गया। प्लानिंग का पार्ट एक अलग है, पर उनको बुला के यहाँ बसाया भी गया, और उनको बड़े इंसेंटिव्स भी दिए गए कि आपको
यहाँ बसाया जाता है, आपको इतने कम मुद्रा में, इतने कम में आपको फला जगह आपको बसाया जाता है। और एक प्लांट शहर जो है 1727 18 नवंबर को उसकी आधारशिला रखी गई। तो जयपुर शहर को केवल हम शहर नहीं मान सकते, ये हमारी संस्कृति, हमारे गीत, हमारे संगीत, हमारी कला, और कला में कई कला हैं, चाहे हमारे यहाँ की ज्वेलरी ले लीजिए या पॉटरी ले लीजिए, हमारा सांगानेर को भूल नहीं सकते हैं। तो मतलब आपका लाख ले लीजिए, लाख की चूड़ियाँ ले लीजिए, मतलब एक नहीं अनेक, क्योंकि उस समय जितने हुनरबाज थे उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ दक्षता को यहाँ दिखाया है, और दिखाया ही नहीं, उसका नाम, उसकी कीर्ति पूरे विश्व में हुई है। तो मैं नियोजन की दृष्टि से जयपुर का नाम लूँगा। वो बात अलग है कि जब आबादी बढ़ती गई, या मात्र 60,000 की आबादी के लिए ये शहर बसाया गया था, आज लगभग परकोटे के शहर में भी 6 लाख के करीब आबादी होगी। तो आज भी अगर वो जीवित है, सस्टेन है, कर रहा है, काम कर रहा है, तो हमें पुराने नगर नियोजक श्री विद्याधर भट्टाचार्य को नमन करना पड़ेगा और देना पड़ेगा धन्यवाद उनको, कि आपकी दूरदर्शी विज़न के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण हमारा शहर आज भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और देश विदेश के सैलानियों को बुलाने के लिए बड़ा आकर्षित करता रहता है। तो सर, नगर नियोजन जैसे अगर आज से 200 साल पहले का नगर नियोजन देखें और आज का देखें, तो उसके बीच में आप क्या चुनौतियां देखते हैं या क्या बाधाएं जो इसको प्रभावित करती है, ऐसे कोई कारक? चुनौती जो मैं कहना चाहूँगा महेश जी है जनसंख्या का दबाव, नंबर 1। और जनसंख्या का दबाव होने के कारण जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके ऊपर तो बड़ा दबाव पड़ रहा है। तो संख्या का दबाव होने के कारण मांग भी बढ़ेगी, और मांग के अनुरूप अगर वो सुविधा नहीं है तो उसमें असुविधा होगी, या उसका स्वरूप बदलेगा। अपन कच्ची बस्तियां या अतिक्रमण, ये सारी जो जनक है आबादी अधिक बढ़ने के कारण, स्पेस है नहीं, स्पेस बहुत महंगा हो गया। नगरीय भूमियाँ की जो लागत है या जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति को जहाँ जो जगह मिल जाती है, और जो जगह मिलती है वो कौन सी जगह होती है, नदी नाले के आसपास सरकारी ज़मीन है, या ऐसी ज़मीन जो अनअटेंडेड है, भले स्वामी होंगे उनके, पर नहीं है, तो वहाँ ये अपनी बस्तियाँ बसा लेते हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ टाइप बना लेते हैं, वो एक दबाव आते हैं। दूसरी जो चुनौती आती है हमारे यहाँ जो बढ़ रही है वो है ट्रैफिक दबाव। साफ़ सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की आपूर्ति मुद्दा है। पर जहाँ तक शहर का नाम लेते हैं, अभी जहाँ भी बड़े शहरों की बात होती है ना, किसी को कहो कि साहब मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, तो जो बेंगलुरु बड़ा ठंडा शहर, बड़ा अच्छा प्राकृतिक माने जाते थे, आज जाम का शहर के रूप में जाना जाता है। वहाँ से बड़ी बड़ी IT कंपनीज बाहर जाना चाह रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जयपुर जो है कहीं उस लेवल पे पहुँच जाए। हाँ, हमारी ये गतिविधि, हमारी जो ट्रैफिक की जो समस्या है बहुत बढ़ती गई है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। आए दिन आप अखबार में देखते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण भी और दूसरे भी संस्थान कुछ न कुछ नया नवाचार कर रहे हैं, अपने अध्ययन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर चेंज कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं और इन सब जो संबंधित बिंदुओं का उसमें ध्यान रखते हैं, और अहम भूमिका होती है नगर नियोजन में ट्रांसपोर्ट प्लान की। हमारे मास्टर प्लान में बाकायदा इस विषय को अलग से एड्रेस किया है, और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए अलग से प्लान के लिए सजेस्ट किया है डीकंजेशन प्लान। डीकंजेशन प्लान का मतलब वो गतिविधियां जो शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ और संख्या को आकर्षित करती है, उसको दूर ले जाना। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड सिटी में भी लोहा मंडी है, हमारा आतिश मार्केट है, जैसे आतिश को हम बाहर ले आए, लोहा मंडी भी जैसे बाहर गई, और भी गतिविधियां जैसे सब्जी मंडी है, जैसे वो भी काम। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ट्रैफिक की। हमारे यहाँ बढ़ता हुआ वाहनों की संख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये संख्या से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अभी भी हमारी रोड की कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है, कि बशर्ते कि हमारे फुटपाथ खाली हो जाए, अतिक्रमण हमारा मुक्त हो जाए, और हमको जहाँ कहीं भी जगह मिलती है वहाँ अगर हम कच्ची हमारी थड़ी गुमटी और अवैध कब्जा करके बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ट्रैफिक हमारा बहुत सीमित जगह में जब संख्या ज़्यादा आती है तो हो जाती है। और अगर आप सोचेंगे कि केवल समस्या बताना ही काम नहीं है, अगर इसका निदान है तो निदान है सार्वजनिक परिवहन को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
जहाँ हमारी एक कार में एक बाबूजी चल रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, और उसी जगह अगर आपका एक मिनी बस जाएगी तो उसमें 40-35 आदमी लेके जाएगी, सिटी बस होगी 60 सीटर सवारी जाएगी, है ना। पर हमको उधर सार्वजनिक वाहन के रूप में, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपका और भी साधन है, जैसे ई रिक्शा, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा ई रिक्शा एक अच्छा वाहन है, सही बात है। पर हमारे वर्ल्ड सिटी में ही 40,000 ई रिक्शा, उनके लिए काफ़ी चीज़ें हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, मैनेजमेंट वाले या ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में भी ये विषय आता है। और हमारे कई बार आम आदमी भी अपनी भावनाएं समाचार पत्र से या अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि बड़ी समस्या हो रही है, तो उनके लिए कलर्ड उनके जोन बनाए गए या कलर्ड के इलाज से, या उनको कोड उनको दे के दिए गए। पर इन सब में एक बात है, हमारा नियोजन बहुत अच्छा है, हमारा प्रबंधन के जो नीतियाँ अच्छी है, पर हमारा एग्जीक्यूशन, हमारी क्रियान्विति बहुत पुअर है। सॉरी टू से, क्योंकि क्रियान्विति का पार्ट नगर नियोजक का नहीं है। वहाँ हम किसको कहते हैं प्रबंधन में, जो हमारे आरएएस और आईएएस ऑफिसर्स हैं, या हमारे जो राजनेता है, और राजनेता में हमारे जो, जिनको भूल नहीं सकते हैं जब हम नगर की बात करते हैं, नगर निगम हुआ या नगर पालिका हुई, हमारे पार्षद महोदय जो होते हैं, जो अपने चलती फिरती सरकार है वो पूरी, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। पर शायद उनकी जिम्मेदारी, मेरा तो अनुभव ये कहता है कि बहुत ज़्यादा होती नहीं। उनकी नोटिस में सब होता है, अवैध निर्माण भी उनको पता रहता है, कौन सी चीज़ गलत हो रही है वो पता है, सही हो रही है वो भी पता है। तो उनको खुद को भी ऐसा चाहिए कि वो उनकी जनता जिनके सहयोग से वो आए, उनको कन्विंस करे, समझाए, क्यों कि वो नेता बन गए, और नेता की बात को सुनने का दायित्व भी हमारे प्रजा का है। और जब वो सुनेंगे, समझेंगे, उनके अगर जो क्या कहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी अगर उनकी अच्छी है, बॉन्डिंग, तो मेरे अंदाज से समस्या कम हो सकती है। अब सर, जैसे कई सारे ग्लोबली अगर अपन देखें नगर नियोजन को, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, अगर जो मास्टर प्लान बनता है, क्या इनके बिहाफ पे बनता है या इनको आइडियली रख के, या अपन अगर इनसे सीखे तो किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करें सर? देखिए, मैं थोड़ा सा पहले मास्टर प्लान को बता दूं, फिर मैं आपका जो ग्लोबल वाला इश्यू पे आऊँगा, आम आदमी। देखो, मास्टर प्लान क्या है, आने वाले 15 और 20 साल में का खाका है, एक ब्लूप्रिंट है कि कितनी आबादी आज है, कितनी हो जाएगी, आसपास का माइग्रेशन फैक्टर क्या है, आसपास का हमारे शहर पर दबाव क्या है। आने वाले समय में हमको हर क्षेत्र में, जैसे हमारे जो शहर में क्या होता है, या तो आबादी होती, या वाणिज्यिक दुकानें होती है, या उद्योग होते हैं, या सेवाओं के कार्यालय होते हैं। तो ये जितने भी ये विषय जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इनके लिए उनके अनुपात में ही स्थान का निर्धारण, ज़मीन का लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं, कलरफुल मैप हम बनाते हैं, बाकायदा उनको उनको क्या बोलते हैं, आम आदमी से उन पे सुझाव, आपत्तियाँ भी आमंत्रित की जाती है कि भाई ये हमारे आने वाले 20 साल का खाका है। तो ये, अब चूँकि विदेशों की बात करें तो हमारे हमारे नीतियों में, वहाँ की नीतियों में बहुत फ़र्क है। हम वो उनकी नीतियों में वोट को पीछे देख के काम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सॉरी टू से कि काफ़ी चीज़ों में, नीतियों में ये चीज़ हो जाती है। जब आपका मास्टर प्लान एक बार बन गया तो उसी को स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। देखिए, मास्टर प्लान ऐसा नहीं कि वो पूरा रिजिड डॉक्यूमेंट है, उसमें सरकार को बाकायदा उसमें शक्तियाँ हैं कि जनहित में वो जैसे भी परिवर्तन करना चाहे वो कर सकती है। पर हम उसको 10% भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या 20% भी नहीं करते हैं, तो फिर शहरों की हालत ख़राब ही होने वाली। कचरे के ढेर ढेर मिलेंगे आपको, पानी की कमी मिलेगी, कंजेशन मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा, एक्सीडेंट्स मिलेंगे। अभी एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए हो रहा है, वाहनों की गतियाँ बढ़ गई है। हमारे युवा तेज़ रफ्तार पे गाड़ियों को दौड़ाते नहीं, कभी कभी तो थार गाड़ियों को डांस भी करवाते हैं, और हादसे दर हादसे मैं देख रहा हूँ अखबार में जब पढ़ते हैं। तो इन सब के लिए देखिए, केवल सरकार सब कुछ करे ये मेरा मानना संभव नहीं है। जनता को भी, है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहयोगिता, मतलब युवा को भी करना पड़ेगा, आम जनता को भी आपको सहयोग करना पड़ेगा। अवेयरनेस से जोड़कर अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम भी चलाएं, अगर मैं देखूं विदेशों में, जहां विकसित राष्ट्रों से अगर अपन कंपेयर करें, तो आप जैसा आपने बताया कि जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक अच्छे से नगर नियोजन नहीं होगा। तो आप किस तरीके से भारत देश में आम आदमी को इसके लिए जागरूक करें, या देखो, आप जैसे दो बार बात ने विदेश की बात करी, विदेशों में जो भी नियम है बस स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। आज खाली सड़क पे भी अगर वहाँ लाल लाइट है तो अकेली गाड़ी भी है तो वो रुकेगी। हमारे हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ खड़े हैं, उनकी पोजीशन देख के हम उसको देखते हैं, लाइट को नहीं देंगे।
तो जब हमारा इतना, जब हमने छोटे चूँकि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता की जब हम बात करें तो हमारे को स्वतंत्रता मिली तो ठीक है, पर हमारे को स्वच्छंदता इतनी मिल गई, या अतिरेक के रूप में उसको कहेंगे, इतनी आज़ादी मिल गई है कि हम बोरा गए। तो हमको वो स्वच्छंदता न वाहन के रूप में चलाने में करनी चाहिए, न बोलने में करनी चाहिए, न हमारे व्यवहार में करनी चाहिए, न स्वच्छंदता है कि हमको अतिक्रमण करना चाहिए या सरकारी उनके क्या बोलते हैं संसाधनों पे कब्जे करने चाहिए। तो आज के रूप में मैं ये और कहना चाहूँगा भी हमको स्वतंत्रता मिलती है, नियम, कानून, विधान, संविधान के दायरे में रहते हुए अगर हम स्वतंत्र रहे तो अच्छा है। अन्यथा ये स्वतंत्रता आप देख ही रहे हैं कि जहाँ इतनी अति हो जाती है कि वहाँ जो सहज रूप से जो भी जीने वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि यार मैं तो बड़ा फुटपाथ पे चलना चाहता हूँ पर मेरे पास फुटपाथ नहीं है, मैं कोई चीज़ को सही करना चाहता हूँ पर वो भीड़ वहाँ है नहीं, बस स्टैंड सही जगह पड़ा पर वो बस वाला वहाँ रोकता नहीं। तो इस टाइप के छोटे अनेक बिंदु हैं। तो सर ये जैसे स्वच्छंदता की आपने बोली, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आम आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा या ट्रैफिक पुलिस से नहीं डर रहा जो उसके दायरे में होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? देखिए, भगवान राम जब तैयारी कर रहे थे लंका पे जाने की, मार्ग में समुद्र, हमारे वरुण भगवान का जो क्षेत्र है वो था। तो जब मार्ग नहीं मिला तो आपको ध्यान है मानस में लिखा हुआ है, जब उन्होंने प्रत्यंचा उठाई और जब उन्होंने प्रत्यंचा उठाई तो समुद्र ने मार्ग दे दिया, यानी भय बिन होई न प्रीति। तो अगर आपका थोड़ा डर नहीं होगा, हमने रूल्स रेगुलेशन बने हुए, हम पेनलाइज ही नहीं करते, बहुत कम पेनलाइज करते। हमारे कमांड सेंटर पे कौन सी गाड़ी की क्या रफ्तार है, कब उसने किया, सारी चीज़ है, या कहाँ एक्सीडेंट प्रॉन एरियाज़ हैं, हम उनको जाएं, रिसर्चर बैठे वहाँ स्टडी करें, हैं उसको एनालाइज करें वहाँ के आंकड़ों को, डेटा को, और उस हिसाब से ग्राउंड पे अगर कोई तब्दीलियाँ करनी है तो वो करें। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अवैध निर्माण मान लो हो रहे हैं तो अवैध निर्माण के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पर क्या जिस दिन सील लगाई जाती है किसी अवैध निर्माण के, वो तो अखबार में आती है, और वो सील कब खोली जाती है, क्यों खोली जाती है, क्या किस पैरामीटर पे खोली गई, वो आम आदमी को बताया नहीं जाता। क्या वो बना हुआ जो बर्फ़ की सल्ली है क्या रिड्यूस होके नियम के कानून कायदा में आके छोटी होके अपने आप को कानून के दायरे में ले आए? नहीं, संभव नहीं। तो हमको हम अगर सब जगह अगर हम क्या कहना चाहिए, मंजूर करते जाएंगे, हर चीज़ को स्वीकार करते जाएंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगा, आम आदमी सोचा यहाँ अंडे तो यहाँ यहीं चाले छे। तो ये इस वाली बात को हमको छोड़ना पड़ेगा। और सर वर्तमान में ई रिक्शा हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्ट भी मान सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्थी है, पोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन एक रश बढ़ रहा है सर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, शास्त्रों में लिखा है अति सर्वत्र वर्जियते, है ना, एक्सट्रीमिटी इज एवरीवेयर प्रोहिबिटेड। अगर एक छोटा सा 6-7 स्क्वायर किलोमीटर का एक दायरा, एक सुंदर सा शहर है हमारा परकोटे का, उसमें इस तादाद की अगर वो क्या बोलते हैं ई रिक्शा की संख्या हो गई, ठीक है, एक रोजगार, एक आवश्यकता है हमारी, और हम एक उस पक्ष को भी हम अछूता या अनदेखा नहीं कर सकते, पर नियोजन के बिना ये समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे उनकी जोनिंग हो जाए, उनका स्ट्रिक्ट प्लान ना हो जाए, उनको बाहर के क्षेत्र, अभी जैसे कुछ क्षेत्रों में ही मेट्रो अभी चल रही है ना, और भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारा जेएलएन मार्ग या टोंक मार्ग या आपका अजमेर रोड, आगरा रोड या आपका सीकर रोड, वहाँ जहाँ बस्तियाँ आगे बस गई, इनको वहाँ के स्टैंड भी आपको दिए जा सकते हैं कि आपका जो है, क्योंकि मुख्य मार्ग तक तो आपके अनेक वाहन मिल जाते हैं, छोटी गलियाँ हैं जिसको हम लास्ट माइलेज कवरेज जो कहते हैं, वहाँ तक यही साधन काम करेंगे, और बाकायदा इनको एक कोड दी जाइए, इनका एक आई कार्ड हो, इनकी मैं तो कहूँ ड्रेसिंग कोड भी होना चाहिए, ताकि पहचान सके आम आदमी, छोटा बच्चा कहीं भी जा रहा तो देख सके, छोटी बेटियाँ हैं, रात का समय है तो देख सके हाँ भाई ये निश्चित रूप से एक अधिकृत ही रिक्शा वाला है। अब सर शहरों में ग्रीन स्पेसेस, पार्क, लेक्स और ओपन एरियाज कम होते जा रहे हैं, तो इनको संरक्षण देने के लिए किस तरीके से प्लानिंग सुनिश्चित करें? जैसे राजस्थान जैसे में गर्म प्रदेश के अंदर वाटर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में पंचभूत की बात की है, जैसे जल हो गया उसमें, है ना, आकाश हो गया, अग्नि होगी, इन सब का ही कॉम्बिनेशन होकर हमारी सिस्टम बनती है।
और जल के साथ ही वनस्पति उसका भाग है। वनस्पति हमारे पुराणों में भी है, अथर्ववेद में पूरा पूरे अरण्य पुराण में पूरा इसी का उल्लेख। पर ये सब बात तो हमने हमारा जो हमारे जो शास्त्र है, परंपरागत ज्ञान है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, पर हमने सीखा क्या उसका? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमने ये हाल कर दिया है कि पार्क में हम वेजिटेशन लगाते हैं, वो पौधे को उखाड़ ले जाते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे या और भी कुछ करेंगे, या हमारी देख भले उनको ठेके पे दे रखे हैं, पर कोई देखने सार संभाल नहीं होती है। हमारा जो राष्ट्रीय जो भी स्तर है, जो जितने हमारे पेड़ पौधे या उसमें होना चाहिए, उस प्रतिशत से राजस्थान बहुत पिछड़ रहा है। हमारा शायद 33% से अधिक तो होना चाहिए, हम 8-9% पे ही थोड़ा सा एक कवरेज कहते हैं पॉइंटों में बढ़ा है, पर वो कुछ नहीं। पर हमारे हमारे जितने पौधे सरकार लगाती है, क्या इनकी संख्या को अगर आप गुणा करें तो शायद जगह ही नहीं रहेगी, हम कहाँ लगाएं। तो मैं वो कटाक्ष इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिना उसके हमने कोविड में देखा, कोविड में क्या देखा, हमको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत थी। यही पौधे जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम काटे जा रहे हैं अपने लोभ के लिए। लोगों ने, सरकार ने पौधे लगाए हैं, और आपने अपने मकान में 2 दुकान निकाली कि ये पौधा मेरे ग्राहकों को रोकता है, हमने पेड़ काट दिए। आप वॉल सिटी में देखिए, लोगों ने पुराने 100-100 साल पहले के पेड़ को छांग दिए हैं, और वो न केवल उन्होंने चारों तरफ से, मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया है, उनको सुखाने के लिए पॉइजन दिया गया है। तो हमको इस प्रकार की अगर हम मानसिकता रखेंगे तो हम वनस्पति को कैसे हम जिंदा रख पाएंगे। फिर दूसरी बात, हमको एक सजावटी पौधे के बजाय हमको पक्के पेड़ लगाना चाहिए, जो जो जिनकी सार संभाल की ज़रूरत कम हो और छाया भी दे और फल दे, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे जो मीडियंस होते हैं, है ना, उसमें भी हम जो पेड़ पौधों के या हरियाली जो लगा सकते हैं, वो बहुत 2 काम करती है। ट्रैफिक की ग्लेयर को भी रोकती है, और आपको वायु प्रदूषण भी रोकती है, और साउंड का भी वो काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट करती है। तो वनस्पति का जो परसेंटेज है, मास्टर प्लान में भी हम 15 से 20-25% जो परसेंट जो रखते हैं ओपन स्पेस पार्क, तो वो छोटे लेवल पे भी रखते हैं, शहर के लेवल पे भी रखते हैं। तो हम चाहते हैं कॉलोनी लेवल पे भी जो पार्क हैं वो मेंटेन रहे। मैं तो कहूँ सेटबैक में भी आपको पेड़ लगाने चाहिए। सर, स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने भारत देश में भी धीरे धीरे सिटियाँ डेवलप हो रही स्मार्ट सिटी की तरफ। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि हम आगे बढ़ के स्मार्ट सिटी को फुलफिल करें, उस परिभाषा को? देखो, भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसमें प्रथमतः 100 शहरों को चुना गया था। हमारे राजस्थान के भी उदयपुर और जयपुर और अजमेर और ये नगर चुने गए थे, और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उसमें काफ़ी आर्थिक फंड आए थे, और राज्य सरकार को भी और लोकल बॉडी को भी इसमें मिलाने थे। प्रथमतः होना ये चाहिए था, जो स्मार्ट वर्ड ही जो बोल रहा है स्मार्ट सिटी का मतलब एवरीथिंग, मतलब आपको लगता है कि बटन दबाया और काम हो गया। स्मार्ट का मतलब ये, आपको यूं किया और ये हो गया। तो ये शहर में आने के लिए हमको प्रोजेक्ट्स वो लेने चाहिए थे स्मार्ट सिटी में, जो जनता को राहत देते। सिंपल निर्माण करके या कुछ करके हमने अगर हमारी राशि को उसमें काम कर लिया तो वो ठीक नहीं है। हमारा अगर ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, वैसे प्रयास हुए हैं हमारे काफ़ी, इसमें ट्रैफिक जंक्शन इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, मीडियंस भी हमारे जो छोटे थे उसको ऊंचे किए हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, साइनेजेस हैं, काफ़ी इसमें काम हुआ। पर तो स्मार्ट के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँ, हमारी नीतियाँ भी स्मार्ट होना चाहिए। हमारी कई ऐसी नीतियाँ होती है कि हमको आपके पट्टे दे दीजिए, आप रेगुलराइज कर दीजिए। भाई, गलती को रेगुलराइज क्यों कर देंगे आप पहले उसको हटाइए। आप पट्टे तो वैसे ही मिल जाएंगे, आप सामान्यतः मिल जाएंगे, अभियान की क्या आवश्यकता है, वैसे ही मिल जाएंगे। और मैंने तो नीतियाँ देखी पढ़ी है, उसमें तो ये भी लिखा गया है कि पट्टा देने के समय आपको साइट पे नहीं जाना, स्थल पे नहीं दे। फिर तो आप वो कुछ भी कर रहे हैं और आप पट्टा दे रहे हैं, आप उसको सबल कर रहे हैं, और आप सरकार खुद कमज़ोर हो रही, क्योंकि आप ही के दिए हुए कागज़ पे वो कल ज़्यादा ज़मीन पे अतिक्रमण करके आप पे गुर्राएगा। तो हमारी नीतियाँ इस टाइप की नहीं होना चाहिए, है ना? और हमारे यहाँ रेगुलराइजेशन समझे आप, नियमितीकरण। पहले आप गलती कर दो, फिर थोड़ी सी नाम मात्र पेनल्टी दो और उसको रेगुलराइज करो। ये शहर के लिए ये आत्मघाती निर्णय है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम नियोजन की बात करते हैं तो नियोजन से ही चले ना, उसमें कहाँ दिक्कत। हाँ, जिनको समस्या आ रही है, हमारी कच्ची बस्ती वाले हैं, आप बाहर से आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, भाई उनके लिए रेंटल हाउसिंग शुरू करिए। आप उनके लिए छोटे आवास बनाइए, मल्टीपर्पज़ मल्टी स्टोरी आवास बनाइए। उनको जितनी ज़रूरत है उससे भले कम दीजिए, पर दीजिए, ताकि उनके लिए आपको सड़कों पर रैन बसेरे नहीं बनाने पड़े। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उसकी सुविधाएं भी उनको आपको देना पड़ेगा। तो स्मार्ट नीतियां होना चाहिए। स्मार्ट के साथ साथ
गजेट इसका जो सिस्टम यही है कि गजेट मतलब जो सुविधा मिले हमको वो ट्रांसपेरेंसी भी हो, टेक्नो बेस्ड हो। टेक्नो बेस्ड इसलिए कि वो सबके लिए एक होती है। एक्स भी कोई बटन दबाएगा तो वही गतिविधि होगी जो वाई हुई है। इसलिए हम अगर टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे बुला लेंगे, जैसे ऑटोमेटिक चालान हो रहे हैं, अपने आप का लोगों को भाई बनेगा कि मेरे पास ये हो जाए, तो ये स्मार्टनेस ही है। आपका कौन सी जगह पे आप कब खड़े क्या थे, आपकी सारी सब चीज़ें आपको आ जाती है। और टेक्नोलॉजी में तो हमको बड़ा अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत आज तकनीक में, चाहे आपका शस्त्रों के मामले में हो, चाहे इसरो के मामले हो, टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट हो, हम किसी से कम नहीं हैं। सर टाउन प्लानिंग में कई बार क्या होता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, बिल्डर हो गया, आम जनता, इन सबके हित अलग अलग होते हैं। तो इस टाइम पे जो प्लानर के लिए जो चुनौतियां होती है सर, वो आमतौर पे क्या होती है? देखिए, टाउन प्लानर को झुग्गी झोपड़ी से लेकर नीति निर्धारण करने वाले मंत्री महोदय तक वास्ता पड़ता है। और जब हमारी शिक्षा होती है उसमें हमको सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। और सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप खुद भी एक सोशल एनिमल हैं, है ना। आपको वहाँ को टाउन कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। आपको शहर को समझना है, शहर की गतिविधि को समझना है, वहाँ का करेक्टर को समझना है और उसी हिसाब को नियोजन करना है। और निश्चित रूप से जो सामाजिक वर्ग है हमारा, उसमें जो आप जो भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो वर्गीकरण करना चाहिए, उसमें धनाढ्य भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, निम्न मध्य वर्ग भी है, और हमारे दैनिक मजदूर जैसे भी हैं जो बाहर से आए हैं या यहाँ रहते हुए भी उनका सोर्स ऑफ इनकम मान लो कम है। तो अब हमारी नीतियों में है बाकायदा, हमारी EWS हाउसिंग है, MIG हाउसिंग है, बड़े उसके हैं। और अलग अलग के लिए मैं तो कहूँ, जैसे गाड़ीला लोहार जो हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से स्कीम्स हैं, गोपालक स्कीम्स हैं, हमारी योजनाएं कई हैं। कच्ची बस्ती का रेगुलेशन भी एक उसी का ही पार्ट है कि भाई अगर आपने जहाँ भी अपना आशियाना बना लिया है तो उसमें एक आपको लाइट मिल जाए, आपको पानी मिल जाए और मूलभूत एक छोटी सी सड़क मिल जाए, और उससे आप अपना आवास के रूप में आप शरण मिल जाए आपको। तो जो आपका कहना है कि इस स्टैंडर्ड के अच्छा, आप वैसे तो क्या था, विश्व सारा क्या होता है, इकोनॉमिक उस पे ही चल रहा है, मार्केट भी उस पे चल रहा है, ज़मीनों के भाव उस हिसाब पे चल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट करे ना करे, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल मार्केट ही तय कर लेता है कि ये कहाँ स्कैरिसिटी, कहाँ किस में क्या होगा। और मैं इसमें यहाँ ये कहना चाहूँगा कि नीति जो प्रशासक हैं या नीति निर्धारण करने वाले हैं, भूमि चूँकि एक सीमित है, और हम भाग्यशाली हैं कि भारत में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है भारत का, पर भाग्यशाली के साथ साथ हम आबादी वाले भी हैं, विश्व में नंबर 1 है। तो वो एक हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमको ज़मीन का बड़ा आदर्शतम उपयोग करना चाहिए, उसका ऑप्टिमम उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूमि को हम कहीं अलॉटमेंट में बड़ी भूमियाँ दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। या कोई भी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने भूमि के उपयोग को आदर्शतम का रखते हुए कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वैसे करते हुए हमको इसमें करना चाहिए। और नगर नियोजन के लिए एक बार कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से अच्छे शहर क्यों नहीं बचते हैं, तो मैं यहाँ इस आपके इस प्लेटफॉर्म से, मीडिया प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि मास्टर प्लान का जो ही जब बनता है, खाका तैयार हो जाता है, वो बन जाता है, तो उसी के अनुरूप मैक्सिमम भूमि की अवाप्तियाँ हो जानी चाहिए। अगर भूमि की अवाप्ति हो जाएगी तो आपका मास्टर प्लान जो है उस पर काफ़ी कुछ रूप में धरातल पर वास्तविकता आ सकता है। और उसमें लैंड अवाप्त होने में जो कई समस्याएं अगर आती है, तो उसको सरकार अपनी नीतियां बना के उनको, लैंड पुलिंग एक बहुत अच्छी पॉलिसी भी आई है, सरकार गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसमें आप उसको जहाँ की जिसकी ज़मीन जा रही है उसको बाकायदा बहुत अच्छा रेमुनरेशन मिलता है, ज़मीन का विकसित भूखंड मिलते हैं, सब कुछ विकास आपकी जो लोकल बॉडी करती है। तो ये लैंड पुलिंग टाइप की स्कीम्स को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, तो उससे आपका जो प्लान एरिया है वो ज़्यादा होगा। अभी अनप्लान्ड एरिया जो विकसित हो रहा है उसके कारण हमको क्या है, आधारभूत सुविधाएं तो वहाँ भी जुटानी पड़ रही है, खर्चा उतना ही हो रहा है, रादर उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है और उसके नुकसान बहुत हैं। अगर आपने तंग गलियां बना दी तो आपकी फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी, आपकी एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, पर है तो वो भी हमारी व्यक्ति हैं, हमारे ही समाज के ही लोग हैं। तो हम एज ए नियोजक मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लान एरिया होगा तो प्लान एरिया के काफ़ी स्टडीज़ बताती है कि प्लान एरिया में अपराध भी कम होते हैं। तो मैं एक
एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि प्लांट के कहीं अच्छी हवा मिलेगी, आपको अच्छे पेड़ पौधे वेजिटेशन मिलेगी, खेलने के मैदान मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है कि हमारी प्लानिंग पार्ट को हम कितना तवज्जो देते हैं। अगर हम प्रशासक के रूप में या राजनेता के रूप में अगर अनदेखी करते हैं नगर नियोजन सिद्धांतों की जहाँ का हम जब बात करते हैं, तो ये पूरे क्या कहते हैं टाइमली टेस्टेड सिद्धांत है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, चूँकि सिद्धांत की बात आई है। आज इतना बड़ा शहर है जयपुर, है, ट्रैफिक की जहाँ बात आपको पहले मेरे को पूछ रहे थे, मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा एज ए टाउन प्लानर। आज अगर जोटवाड़ा में कोई टीचर है, प्राइमरी की टीचर है, महिला है, पढ़ा रही है, उसको आपने सीतापुरा लगा दिया, बम्बाला स्कूल में लगा दिया, तो प्राइमरी स्कूल तो वहाँ भी है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। अगर उसका पदस्थापन अगर आपने वापस वहीं जोटवाड़ा में कर दिया, तो वो एक तो अपने क्षेत्र में घर में रह जाएगी, अड़ोस पड़ोस में जो उसके सगे संबंधी उसमें रह जाएगी, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएगी, अपने पेरेंट्स को देख पाएगी। और सबसे बड़ी जो नियोजन की बात है कि उनका जो आने जाने का ट्रिप है, 4 जगह जो बसें बदल रही थी या खुद की स्कूटी से चला रही थी, वो तेल बच जाएगा आपका, बहुमूल्य तेल का। जो आपको पता है पूरा विश्व भी हम कितना आयात कर रहे हैं, कितना हॉर्मोज की जो समस्या आपने देखी, तो आपका करोड़ों लीटर तेल ये बच सकता है कि आपको, इसको हम क्या कहते हैं 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, जो हमारी नेबरहुड प्लानिंग है। नेबरहुड प्लानिंग का मतलब वहाँ का व्यक्ति अगर वहीं आपको नियोजित और वहीं आपका छोटा स्कूल, वहीं आपका टॉटलट वहीं हो जाए, तो उसका मूवमेंट बाहर नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा रीजन में नहीं जाएगा, वो अपने ही क्षेत्र में रहेगा। तो एक उदाहरण मैंने बताएगा, अगर ऐसे ही हज़ारों ट्रांसफ़र आपके रीजनल भी रुक जाएं, आपकी लिटिगेशन रुक जाएंगे, आपके मन की लोगों की जो स्थितियां हैं, प्रशंसा का इंडेक्स हैं, अगर आप में अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गए, आपको जोधपुर के बजाय आपको उसी में लगा। हाँ, बाकायदा सरकार इसमें ध्यान रखे कि इसमें वो व्यक्ति जो इन मानदंडों पे खरा नहीं उतरता, सरकार के साथ कुछ गलत कर रहा है या अपनी ईमानदारी को नहीं निभा रहा, निश्चित रूप से उसको दंडित करें। उसको जहाँ भी भेजना है आप, प्रशासनिक स्वतंत्रता, आप कहीं भी भेजिए। तो मैं जो आपको एक उदाहरण, हम करोड़ों लीटर तेल बचा सकते हैं, सड़कों की भीड़ कम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग सिद्धांत है, नेबरहुड प्लानिंग कहते हैं। और 15 मिनट्स वॉक का मतलब, आप आजू बाजू में शॉप्स आपकी होगी, वहीं से कर लोगे, आप दूर जाओगे ही नहीं। दूसरी चीज़ जो हमारी इसमें एक और इसमें आती है कि आपकी जोनिंग बेस्ड जो है, आपका जो भी है, कुछ एक्टिविटी आपकी अगर एक ही जगह कंसंट्रेट है, तो आप उस एक्टिविटीज़ को डिसेंट्रलाइज करने के लिए काम करिए, ताकि वो भीड़ वहाँ नहीं जाए, दूसरी जगह चली जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन होने से आपका शहर का भीड़ भाड़ भी कम होगी और शहर बड़ा अपने आप को एक सुविधाजनक महसूस करेगा। सर, आपको कोई आपकी जर्नी में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ा हो जो प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के बावजूद प्लानिंग हित में रहा हो, जो आप बताना चाहें? कोशिश तो बहुत की है, और आपने सही कहा, ये एक नगर नियोजन एक ऐसा एक विषय है जिस पे दबाव आते हैं, क्योंकि ज़मीन एक प्लानिंग किस पे होती है, ज़मीन पे होती है। और ज़मीन एक ऐसा विषय है कि जिस पे एक भावनात्मक भी जुड़ाव रहता है, आर्थिक भी जुड़ाव रहता है। तो कई बार ऐसे निर्णय होते हैं, हम छोटे छोटे कई इस टाइप से हुए हैं, पर कोशिश ये करी कि उसमें नियोजन और नीतियाँ और मास्टर प्लान का वो रहे। चूँकि पूछा तो बता दूँ, अजमेर का मेरा पदस्थापन था, और अजमेर पदस्थापन में एक विषय आया था कि कुछ जो अप्रूवल थी कचहरी रोड पे, वो मास्टर प्लान में उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। एक तरफ पूरी रेलवे लाइन है, उधर रेलवे का इलाका आ गया, बाकी निजी इलाका आ गया। तो चूँकि मास्टर प्लान में जो भी मानदंड जो ज़्यादा दे रखे हैं, तो वो अगर उसको आप मानते हैं तो थोड़ी भूमि आपकी छोड़नी पड़ेगी अपनी संपत्ति से। तो जो भी वहाँ जो भी राजनीतिक एमएलए साहबान और जो भी थे माननीय थे, तो अभी भी माननीय हैं वो सब, तो मैं और वहाँ जो भी नगर निगम के आईएएस ऑफिसर, सब हम तीनों ही, अच्छी बात थी कि नगर निगम के आईएएस भी और दूसरे भी सब हम एक मत थे कि मास्टर प्लान की तो मानना होनी चाहिए। और मेरा ये सुझाव था कि साहब हम राज्य सरकार को लिख सकते हैं, राज्य सरकार अगर इसमें कोई शिथिलता देती है तो हो जाएगा। तो मेरा इमीडिएट ट्रांसफ़र हो गया, मुझे इमीडिएट जो है वहाँ से एक फैक्स आया, कलेक्ट्रेट का वहाँ से फ़ोन आया और मुझे कर दिया। मैंने जब आप यहाँ आके, उस समय पीके देव साहब हमारे आईएएस सेक्रेटरी साहब थे, मैंने बताया साहब मैंने तो अगर मास्टर प्लान को सम्मान देना या उसको बचाने में गलती ऐसी करी है, तो और उस पर सज़ा मिले तो ये आपके ऊपर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद दूसरे या तीसरे दिन मुझे ऑर्डर मिल गया और मैंने वापस अजमेर जाके मैंने वापस ज्वाइन किया। तो
कभी कभी इस टाइप की भी बातें हो जाती है। तो पर ये आसान नहीं है, इसमें कई बार आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, कभी आपको असहज होना पड़ता है और आपको ये लगता है कि सब गलत कर रहे हैं, पर आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। और ऐसे करते करते ही आपकी जर्नी में आपको एक खुद के अनुभव आते हैं और उससे आप कभी कभी इतनी आप में हिम्मत आ जाती है कि आप सामने वाले को भी समझा सकते कि देखिए आप भले आप ये आज कर रहे हो पर आने वाले समय में ये ठीक नहीं है। और मैंने को ये लगा काफ़ी बार समझ में उनको आ जाती है। आपका इंटेंशन सर और ईमानदारी अगर उस जी। काम में है तो आप निडरता से, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। अगर सर आपको राजस्थान के किसी बड़े शहर का आज मास्टर प्लान बनाने की दोबारा जिम्मेदारी दी जाए तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे सर? देखिए, मैं जब रिटायर हुआ, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण से रिटायर हुआ और मास्टर प्लान का ही प्रभारी कह लीजिए, मैं मास्टर प्लान का ही एसीटीपी हुआ करता था। और जयपुर चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है और जयपुर के हमारे 3 मास्टर प्लान बन चुके हैं। मैं तो कहूँ चौथा। एक तो मास्टर प्लान जो बनाया सवाई जय सिंह जी और विद्याधर जी ने बनाया। दूसरा हमारा एक 71 से 91 का बना। दूसरा आपका 91 से आगे का बना। तीसरा हमारा 2025 6/9/25 को जो है ख़त्म हो गया। अब नया मास्टर प्लान हमारा ड्यू है बनाना। तो मैं तो ये चाहूँगा कि नया मास्टर प्लान बने जिसमें जयपुर की जो आधुनिक जो फैलाव है उसको देखते हुए और उन सबको वर्टिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, न कि हॉरिजेंटल विस्तार, क्योंकि हॉरिजेंटल में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़मीन की कीमत भी ज़्यादा होगी। आम आदमी ज़्यादा बड़ी ज़मीन के ऊपर अपना आवास नहीं बना पाएगा। अगर आपका फ्लैटेड डेवलपमेंट होगा तो आप कम आय वाले भी आदमी अपना कर गए। अभी परसों ही दिल्ली का मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है। वहाँ में कुछ अभी बहुत सी चीज़ें आनी बाकी है, पर सेलेक्ट चीज़ जो थी, एक नई चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही। तो मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ भी पॉलिसी लागू होना चाहिए। 50 साल से पहले की जो डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी स्कीम्स बनाई, उनमें उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई कि उनको डिमोलिश करके लंबे ऊंचे जो है ना हाई राइज ब्लॉक्स बनाएंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या को एक अकोमोडेशन मिलेगी। और इस प्रकार का हमारे यहाँ भी इस टाइप की नीतियाँ बनाई जा सकती है। कुछ जो क्षेत्र में जहाँ लो राइज जो डेवलपमेंट हैं, बड़े बड़े बुलखंड हैं, और उसमें एक और करना चाहिए कि हाई राइज करने के साथ साथ जो ज़मीन जो बची, वो सुविधाएं जो जो नहीं दे पा रहे थे हम, वो सुविधाएं फिर वहाँ दी जा सकती है, ताकि उनका भी एक जीवन आसान हो जाएगा और उनको पार्क, ओपन स्पेस, खुली जगह सारी सब कुछ मिल जाएगी। एक यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने हर जगह को पक्की कर दी, पूरा शहर पक्का हो गया। हम अभी बारिश के दिनों में देखते हैं कि बड़ा शहरों में जल प्लावन की स्थिति हो जाती है। तो हमने ये पक्का करने से, अभी विदेशों में तो पक्का ना करने के नियम आ गए हैं। परमेबिलिटी का आप 35% तो खुला रखोगे ही कर दोगे। हमारे यहाँ तो कभी कभी 100 नहीं, अब 120% पक्का कर लेते हैं। 100 तो हमारा किया, जो सरकार की सड़क है उसको भी हमने पक्का कर दिया, वो भी आपकी नहीं, पर उसमें भी पानी नहीं जाने देते। वहाँ भी रैंप, कुर्रे और पता नहीं पानी की टंकी और बोरिंग वोरिंग वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जितना क्षेत्र, आपको जितना निर्मित चाहिए उतना बनाइए, बाकी आपको खुला ही रखना चाहिए, ताकि वो भूमि में पानी जाएगा। यहाँ तक कि जो पुराने शहर में जो चौक थे वो भी पक्के कर दिए, जबकि वहाँ करीब 800 कुएँ हैं। उन कुओं को आज भी अगर उनके आसपास के भवनों के छत का पानी उन कुओं में डाला जाए तो वो सब के सब कुएँ रिचार्ज हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो आपको जैसे पता कि बावड़ी, कुआँ, ये सब हमारे पूजनीय जल को, ये तो हमारी तो सांस्कृतिक परंपरा, कुआँ पूजन से लेकर जितनी भी हमारी कहीं कहीं हमारे तीज त्योहार या हमारी जो जीवन शैली है वो इससे जुड़ी हुई है। हमारी हेरिटेज जो है ख़त्म हो रही है, उनका पुनरुद्धार किया है, चाहे बावड़ियाँ हो, कुएँ हों, जोहड़ हों, उन सबको करना चाहिए। साथ ही बाहर भी आपने देखा होगा, जो हमारे आसपास के हर शहर का ये हाल है, चाहे आना सागर है तो गंदा पानी आ रहा है, आपका सूर सागर है पानी आ रहा, हमारा अंदर का ताल कटोरा है, गंदा पानी आ रहा। तो हमारे जो पुराने जितने भी परंपरागत जो हमने जो तालाब या जल के जो राजा महाराजों ने बनाए, उनको हमको सहेजना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, गंदगी नहीं जाना चाहिए। और बाहर वाले क्षेत्रों में भी हमको बाकायदा कच्चे जगह जहाँ है रखनी चाहिए, उसको पक्का नहीं करना चाहिए। दूसरा, खुले जो कुएँ जो हमारे सूख गए हैं, उनको भी हमको आसपास का पानी डाल देना चाहिए। आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र की भी मैं आता हूँ, मैं बात करूँ, तो आपके क्षेत्र कुछ उस भूभाग में आप ट्रेंच बना दीजिए, जहाँ आपका पानी का दौड़ रुकेगा, उसमें रुकेगा, पानी ज़मीन में जाएगा और निश्चित रूप से आपका जल स्तर आपका बढ़ेगा।
तो अगर हमने जल को नहीं बचाया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप कितने बिसलपुर बना लेंगे आप, क्योंकि आपकी आबादी बहुत तेज़ बढ़ रही है, आपका उपभोग बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा बढ़ गया है कि पानी आप बात बात पे पानी आप ख़त्म करते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि आपको पानी के लिए संयम बरतना पड़ेगा। और एक मैं कहना चाहूँगा आम जनता को भी, सबको, चूँकि मैं 7 दशक मैंने भी जीवन के बसंत पार कर लिए, तो अब मैं कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि एक हमारे बचपन में कोई भी बुजुर्ग आदमी हमको रोकते थे, टोकते थे। मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा, रोको टोको। अगर कोई काम गलत कर रहा है आदमी, तो आपको माहौल देख के उसको समझाते हुए उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, नहीं ये मत करिए। अभी क्या हो रहा है, कोई भी काम गलत कर रहा है, अवैध निर्माण कर रहा है, कोई पड़ोसी बोलता ही नहीं। अगर बोलता है कोई आदमी, तो उसके आसपास आदमी आ जाते हैं, आपको क्या तकलीफ है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, जयपुर में पूरा हो रहा है, आपको ही तकलीफ है। तो जब जब रोकना टोकना अगर बहुत कुछ करेंगे तो उनको हिम्मत आएगी, और सामने वाला आदमी कमज़ोर होगा और वो डरेगा, नहीं अंकल ने वो बात कही है, ये मेरे को ये गमला यहाँ से नहीं हटना चाहिए, ये मुझे ट्री गार्ड ये मेरे को यहाँ छेड़ना नहीं चाहिए। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि शहर क्या है, एक अनुशासित लोगों का शहर होना चाहिए। अगर हम में सिविक सेंस नहीं है तो शहर जो है, एक शब्द हम काम में लेते हैं, जंगल राज और सीमेंट कंक्रीट का जंगल। तो हम उसको सीमेंट कंक्रीट के जंगल के बजाय एक व्यवहारिक सामाजिक समरसता का नगर बने। हमारी जो वैल्यूज़ जो धीरे धीरे कम होती जा रही वो बढ़े, हम बड़े एकाकी होते जा रहे वो ना हों। हम पार्क में जाएं, बोलें, व्यायाम करें, मिलें, एक दूसरे को जानें, क्योंकि शहरी की आबादी जो बढ़ रही है उसमें आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। और इसका, चूँकि हमारी जो पुरानी अतिथि अतिथि देवो भव जो संस्कृति है, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो अतिथि तो कोई भी हो सकता है आपका, तो आपका प्रथम पड़ोसी ही आपका अतिथि है, आप उनसे प्रेम भाव से रखिए, क्योंकि ये सोशल कोहेजिनेस से आपका क्या होगा, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम आपकी बड़ी सहज हो जाएगी। आपको कोई इस टाइप की सोशल को उपद्रव नहीं होंगे। तो नगर नियोजन के एक विषय का काम नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मल्टी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सहयोग का है, मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सहयोग के बिना कोई भी नगर नियोजन पूरा नहीं हो सकता। इसमें सबका सहयोग लेके, सबकी बात को समझ के, और उसको जो बेस्ट जो टाउन प्लानिंग सॉल्यूशंस हैं उनका एक निश्चित कंपाउंड मिला के आपको नगर नियोजन के जो मास्टर प्लान तैयार करे जाने चाहिए। और मास्टर प्लान तो एक बड़ा ब्रॉडर है, छोटे होते हैं स्कीम्स प्लान हो गए, और छोटा हो गया इंडिविजुअल बिल्डिंग प्लान हो गया, और छोटा हो गया कोई स्पोर्ट की प्लानिंग हो गई। तो ये माइक्रो से मेसो तक, और रीजनल प्लानिंग में ऑफ कोर्स भूल गया। तो हमको हर रीजनल लेवल पे भी हमारी प्लानिंग लिंकेजेस आपको देखने पड़ेंगे, छोटे लेवल पे भी देखने पड़ेंगे, तब ये सब समाहित होने के बाद में ये एक इसका स्वरूप बेनिफिशियल या सहज, या क्या कहना चाहिए उनको, जिसको क्वालिटी इंडेक्स जो हम कहते हैं, नगर का लिविंग इंडेक्स, वो आपका एक अच्छा हो पाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ श्री चंद्रशेखर जी पारासर सर, जिन्होंने नगर नियोजन से लेकर तमाम मास्टर प्लान, सारी बातों को बड़ी सहजता और सरलता से हम सबके सामने रखा, और हम सब इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, व्यक्ति को अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति निर्माण से होता है और व्यक्ति का निर्माण चरित्र निर्माण से होता है। तो चरित्र निर्माण के लिए आप सबसे पहले अपने कर्तव्यों पे फोकस करें। कई सारी ऐसी मौलिक नैतिक जो आपके कर्तव्य होते हैं उन पे फोकस करें, जैसे आसपास आप कचरा ना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैफिक में जो सोशल या कंबाइंड जो है जैसे बसेस का उपयोग करें, और जितनी हो सके उतनी कम आप सामाजिक समरसता इसको बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार, धन्यवाद आपको, और सभी श्रोताओं को पुनः एक स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार।